यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स आखिर होता क्या है, और एयर पॉल्यूटेंट्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो एयर पॉल्यूशन इज़ द सब्सटेंस दैट कॉज एयर पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, pollutants that are pumped into our atmosphere and directly pollute the air are called primary pollutants. Primary pollutants examples include carbon monoxide from car exhaust and sulfur dioxide from the combustion of coal. So primary pollutants वो एयर pollutants हैं जो डायरेक्टली एमिट होते हैं किसी भी सोर्स से हमारे एनवायरनमेंट में, और वो उसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं जैसे वो किसी सोर्स से जनरेट हुए और हमारे एनवायरनमेंट आए, उसी फॉर्म में वो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। वहीं दूसरी तरीके के पॉल्यूटेंट्स को कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, जो सोर्स से जनरेट होने के बाद हमारे एनवायरनमेंट में जो अदर पार्टिकल्स या केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्ट होके एक अलग पॉल्यूटेंट्स बना देते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर हमें दोनों अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको टैकल या रोकने का या कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड है, क्योंकि जो प्राइमरी वे में जनरेट हो रहा है पॉल्यूटेंट उसको रोकने काउंटर करने का अलग मेथोडोलॉजी है। एक बार जो वो एनवायरनमेंट में आ गया और उसके बाद वो एनवायरनमेंट के चीज़ों से इंटरेक्ट होके रिएक्ट होके दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, तो उसको रोकने ख़त्म करने के अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं हम एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में। तो लेट्स सी इन दिस पिक्चर वी हैव मेंशन्ड कि कैसे आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कैसे डायरेक्टली जनरेट हो रहा है सोर्स से, और आपके इंडस्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है, आपके व्हीकुलर से जो जनरेट हो रहा है स्मोक, और जो आपके नेचुरल सोर्सेज से जो स्मोक जनरेट हो रहा है उनमें आपके ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये अगर हमारे एनवायरनमेंट में जो पार्टिकल्स हैं उनसे रिएक्ट होकर सल्फाइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ओजोन, नाइट्राइट, सल्फाइड और पॉली एरोमेटिक न्यूट्रिएंट्स इन सब में कन्वर्ट रहती है, चेस्ट में आपको खिंचाव सा फील होता है। तो ये सब आपके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट होते हैं एयर पॉल्यूशन के। जैसे ही आप रोड पे जाएंगे, आप व्हीकुलर के थ्रू स्मोक जनरेट हो रहा है, या आप कोई आग जला रखी है, किसी ने टायर बर्न किया हुआ है, उसका स्मोक को अगर हल्का थोड़ा भी आप इनहेल कर लेते हैं तो आपको इस तरह के शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स फील होंगे। उधर नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ये है कि आप डेली अगर एक्सपोज होते रहेंगे इन सब पॉल्यूटेंट्स पे, तो आपको परसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म्स ऑल्सो कॉल्ड क्रोनिक इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये जो होते हैं वो या तो आप जब कंटिन्यूसली एयर पॉल्यूटेंट्स आप उसके प्रेजेंस में आएंगे या आप उसे इनहेल करेंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, या तो आपको हमेशा कफ रहेगा, अस्थमा की दिक्कत हो सकती है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपको होते रहेंगे, और ये अगर काफ़ी टाइम तक रहा और आपका एक्सपोजर भी बढ़ता रहा एयर पॉल्यूटेंट्स का, तो आपको लंग कैंसर या ब्लड डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इफ़ेक्ट्स, एयर पॉल्यूशन के एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेट्स सी क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें वो इंक्रीज़ होने
लगा है। आजकल आप देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी आता है कि ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ बेसिकली ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर, जो हमारे सन के थ्रू जो रेजेस आ रहे हैं हमारे अर्थ में, वो क्या होता है, वो आपके ग्राउंड से टकरा के फिर वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा एटमॉस्फेयर में जाती है। लेकिन आपके जो डिफरेंट लेयर्स हैं वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। जो हीट रेजेस हैं वो आपकी अर्थ पे के सरफेस पर आया और वो रिफ्लेक्ट होके बाहर जाना चाहिए था, लेकिन पॉल्यूटेंट्स का जो लेयर बन गया है एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाया। तो गया तो उसकी वजह से क्या है, हीट हमारे एनवायरनमेंट में बनी हुई है। तो जो एक एयर साइकिल है, हीट साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो गया। उसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसके अलावा हमारा ओजोन डिप्लेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। जितने भी हमारे जो आपके रेफ्रिजरेंट्स के थ्रू या अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे कार्बन फ्लोरोज के कंपाउंड्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में जनरेट होते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर आपने देखा, उसके बाद उसके एंड में आपका ओजोन होता है, उसको जाके डिप्लीट कर रहे हैं। और ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हमारे एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से। तो ये जो भी अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रेसेस सन से हमारे एटमॉस्फेयर या अर्थ में आती है, उसको ये फ़िल्टर आउट करता है। लेकिन अभी जो हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू डिफरेंट केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं, वो ओजोन लेयर कंपाउंड से रिएक्ट होकर उसमें होल बना रहे हैं, उसको खाली कर रहे हैं। तो वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो वहाँ से हट रही है और जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे अर्थ में आ रही है। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कैंसर हो सकता है, आई की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो स्मॉग इज समथिंग विच जनरेट्स फ्रॉम द व्हीकल्स इंडस्ट्री। जो इस स्मोक की वजह से आप देखते होंगे कि फॉग हो गया, एनवायरनमेंट में कोहरा हो गया बेसिकली। तो सनलाइट की वजह से वो और सनलाइट को इनहिंड्रेंस करता है, सनलाइट को आप मतलब एनवायरनमेंट में आने नहीं देता। विंटर्स में ये खास करके काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज पे इफ़ेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक हमारी काफ़ी लॉस में जाती है एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि आप देखते हैं काफ़ी एक्टिविटीज़ डिसरप्ट हो जाती है विंटर्स में। तो खासकर फ़्लाइट्स डिले हो रही है, ट्रेन्स डिले हो रही है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग की वजह से, फॉग की वजह से। तो नेक्स्ट इज़ यहाँ पर है एसिड रेन। एसिड रेन का कॉजेज़ है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। ये भी आपने अपने स्कूल्स या बुक्स या एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट्स में आपने ये पढ़ा होगा। तो इससे ये क्या है, कोई जो हमारे नाइट्रोजन और सल्फ़र कंपाउंड एंथ्रोपोलॉजिक एक्टिविटीज़ से जनरेट होते हैं, उसके ऑक्साइड एनवायरनमेंट में जाके एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो रेन वाटर के साथ मिलकर कॉज कर दोबारा अर्थ पे आता है, जो कि कॉजिंग एसिडिटी टू सॉइल एंड इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ ट्री एंड प्लांट। क्योंकि एसिड आपको पता है कितना ख़तरनाक होता है। वो किसी भी चीज़ पे गिरता है या किसी भी कोई भी बायोकेमिकल चीज़ों पे गिरता है या रिएक्ट करता है उसके साथ, तो वो उसे इफ़ेक्ट करता है।